हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालाइज द स्पेसिफिक पैरामीटर्स जो सौरभ सर और उनकी टीम कंसिडर करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी बिजनेस। एंड लेट मी टेल यू, ये जो पैरामीटर्स है, ये जो चेकलिस्ट है, ये हमने उनकी जो बुक है डायमंड्स इन द डस्ट, उसमें उन्होंने ये सारे पैरामीटर्स एक्सप्लेन किए। तो अगर आपने वो बुक नहीं रीड किया, सो विल इंसिस्ट आवर व्यूअर्स टू काइंडली रीड द बुक। उस बुक की पीडीएफ लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो बेसिकली इन पैरामीटर्स का यूज करके जो भी स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनमें से एक स्टॉक का क्वांटिटेटिव एनालिसिस आज हम करेंगे। उनके सारे नंबर्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो सकती है या नहीं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये कंपनी का नाम हम एकदम लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज द सेल्स एंड प्रॉफिट। कोई भी कंपनी के नेट रेवेन्यूज और नेट सेल्स ऑलवेज इन द ग्रोइंग फैशन होने चाहिए। तो जैसे कि आप ये नंबर्स देख सकते हो, ये कंपनी के नेट सेल्स थे ओनली 3 करोड़ एंड वहां से ऑल द वे टिल 2021 द सेल्स हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली टू 1386 करोड़। और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट्स देखें, 2014 में -1 करोड़ का उन्होंने लॉस पोस्ट किया था, वहीं पे अभी 2021 में they have posted a 36 crores profit. Even the trailing 12 month numbers seems fantastic. अगर हम इनका compounded annual growth देखें of the sales in the last 10 years, वो 80% से grow हुए, whereas in the 5 years उनके sales 125% से grow हुए हैं, and in the 3 years 115% के CAGR से grow हुए हैं। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर कंपनी के इन द लास्ट 10 इयर्स 93% के सीएजीआर से इनके प्रॉफिट्स ग्रो हुए, वेयरएज इन द 5 इयर्स 91% एंड इन द लास्ट 3 इयर्स 80% के सीएजीआर से इनके प्रॉफिट्स ग्रो हुए। द सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर is the cash flow and the EBITDA. It is very crucial to see whether the operating profits are been converted into operating cash flows. अगर कंपनी प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही है तो क्या वो इन टर्म्स ऑफ कैश कंपनी के पास वापस आ रहे हैं, ये देखना बहुत ही जरूरी है। कैश फ्लो एज अ परसेंट ऑफ EBITDA गिव्स अस दिस पिक्चर। जैसे कि आप देख सकते हो, इन 2017 कंपनी का EBITDA 3 करोड़, लेकिन 2020 में आप देखिए, जब उन्होंने 56 करोड़ का EBITDA पोस्ट किया था, वहीं पर उन्हें 17 करोड़ का उन्हें कैश भी जनरेट हुआ था, विच इज अप्रॉक्स 30% ऑफ इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप लास्ट ईयर 21 का फिगर्स देखोगे, तो जहां EBITDA 83 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था, वहीं पे उन्होंने CFO 74 करोड़ के पोस्ट किए थे, विच इज अप्रॉक्स 90%। अगर हम इनका कैपेक्स देखें तो 2016 में सिर्फ 11 करोड़ का इनका कैपेक्स था, वहीं पर इन 2021 इन्होंने 375 करोड़ का कैपेक्स किया है। सो दिस डिफाइंस कि कंपनी बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज को एनकाउंटर कर रही है, विच श्योरली फिट्स द सौरभ सर्स क्राइटेरिया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एसेट्स, बोरिंग एंड रिजर्व्स। अगर आप फिक्स एसेट्स देखोगे इन 2014 तो वो सिर्फ 8 करोड़ के थे। गोइंग फॉरवर्ड इन 2021 उनके पास 271 करोड़ के फिक्स एसेट्स है, एंड इनका एसेट टर्नओवर फ्रॉम 0.38 से बढ़कर 5.11 हुआ है। सो दिस डिफाइंड विद द इंक्रीजिंग फिक्स एसेट्स, ये उनका यूज भी बहुत ही इफिशिएंटली कर रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट द बोरिंग्स, नो डाउट उनके बोरिंग्स फ्रॉम 16 करोड़ से बढ़ के 248 करोड़ हो गए इन जस्ट द स्पैन ऑफ 7 years, बट स्टिल इनका डेट टू इक्विटी इज लेस देन 1। अगर हम इनके रिजर्व देखें तो -9 करोड़ के इनके रिजर्व थे इन 2014, वो बढ़कर अराउंड 200 करोड़ हो गए बाय 2021। सो इनके रिजर्व्स भी काफी अच्छे से ग्रो हुए हैं, विच डिफाइंस कि कंपनी कैश भी जनरेट कर रही है, एंड ऑल्सो इनके रिजर्व जो है वो भी काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। द नेक्स्ट पैरामीटर इज कंपेयरिंग द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस विद द ग्रॉस ब्लॉक। सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमें ये बताता है कि कंपनी के कितने एसेट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्लांट्स या मशीनरीज अभी इन प्रोसेस है, बट इवेंचुअली दोज प्लांट्स एंड मशीनरीज कैन बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इन 2014 3 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, जो अभी 2021 में 53 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, विच डिफाइंस की कंपनी आगे जाके और एसेट्स बिल्ड ऑन कर रही है। सो अगर कोई कंपनी अपने एसेट्स इंक्रीज कर रही है, कैपेक्स कर रही है, तो ये कंक्लूड होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा डिमांड है। ग्रॉस ब्लॉक मींस उनके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू ग्रॉस ब्लॉक, ये जो रेशियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करता है। कई बार क्या होता है
कि जो कंपनीज है वो डेलिबरेटली उनके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ग्रोइंग दिखाती रहती है ताकि उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे, जस्ट टू शो कि उनके पास काफी कैपेक्स होने वाला है। लेकिन उनके एसेट साइड में दैट इज ग्रॉस ब्लॉक वो कभी इंक्रीज ही नहीं हो पाता, कि उन्होंने डेलिबरेटली यहाँ पे नंबर्स पंप इन किए विच डिफाइंस अ रेड फ्लैग। पर जब भी ग्रॉस ब्लॉक भी साइमल्टेनियसली ग्रो होता है एंड इन टर्म्स उनके सेल्स भी ग्रो होते हैं, विच डिफाइन कि कंपनी ने जो नंबर्स शो किए दोज आर ट्रू। तो आप जब भी CWIP को ग्रो होता हुआ देखते हो इन एनी कंपनी, तो आपको उनके ग्रॉस ब्लॉक और सेल्स ये दोनों फिगर्स को देखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम इनका ये रेशियो देखें is less than 1 and hence it is very much acceptable. The next parameter is depreciation with respect to sales. कई बार कंपनी जो मशीनरीज या प्लांट यूज करती है वो काफी जल्दी डेप्रिशिएट होते रहते हैं, जिसके वजह से कंपनी का बहुत सारा पैसा डेप्रिशिएशन में फंस जाता है, जिसके वजह से उन्हें नेट प्रॉफिट्स नहीं मिल पाते। सो ये पैरामीटर डेप्रिशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन एज अ परसेंट ऑफ सेल्स देखोगे तो 2015 में अराउंड 6% था, वो ही घट के इन 2021 इट्स जस्ट 1%। इसका मतलब ये है ये जो एसेट्स और मशीनरीज यूज कर रहे हैं विच आर ऑफ हाई क्वालिटी, जिनकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा है, एंड उन एसेट से इनके जो सेल्स है वो काफी ज्यादा ये जनरेट कर पा रहे हैं, एंड हेंस इनके जो रेवेन्यूज है वो डेप्रिसिएशन में लॉक इन नहीं रहेंगे, and we can see those revenues coming into the PAT directly. This part is one of the most important of all the checklist. इसमें हम ये deduce करते हैं कि कंपनी के जो liabilities है वो एक्चुअल में कहां से ज्यादा आ रहे हैं। आप सिर्फ कंपनी का इक्विटी एंड लाइबिलिटी का सेक्शन देखोगे, सिर्फ वो एक सिंगल डिजिट नंबर से आप उनमें से नहीं पता कर पाओगे कि कंपनी के पास करंट लाइबिलिटी ज्यादा है, नॉन करंट लाइबिलिटी ज्यादा है, या एक्चुअल में कंपनी के रिजर्व्स और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप यही चीज बाइफिकेट कर पाते हो इन ऑल दिस सेक्शंस और उसे आप ओवर ए रेंज ऑफ पीरियड में देखोगे, तो आपको काफी अच्छे से आइडिया आता है कि कंपनी का लायबिलिटी सेक्शन जो बढ़ रहा है वो एक्चुअल में किस वजह से बढ़ रहा है। आप देखोगे 2018 में कंपनी के जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज थे वो 117 करोड़ के थे, एंड उसमें से अराउंड 41% करंट लायबिलिटीज दैट इज शॉर्ट टर्म डेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मतलब 2018 में कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए उनको डेट लेना पड़ रहा था। वहीं पे इनके जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थे वो 30 करोड़ के थे, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अराउंड 25% ऑफ द टोटल लायबिलिटी, वेराज इनके जो रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिजर्व्स थे वो सिर्फ 25 करोड़ के थे जो 21% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड द इक्विटी वाज जस्ट 13%। अब 2019 में देखोगे इनके टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज 117 से बढ़ के 266 करोड़ की हो गई। लेकिन जब हम इसे बाइफरकेट करते हैं तो आपको क्लियर आइडिया आता है कि इनके जो करंट बोरिंग्स थे वो 41% से गिर के सिर्फ 26% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वेयर एज इनके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25 से गिर के 18% ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड रिटेन अर्निंग्स एंड जो रिजर्व्स थे वो 21% से गिर के सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड इन्होंने कुछ इक्विटी भी डाइल्यूट की जो 5% कंट्रीब्यूट कर रही थी। 2018 में वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे ऑन द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वहीं पे उन्होंने 2019 में नियर अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, एंड इनके जो शॉर्ट टर्म के बोरिंग्स थे उनके ऊपर की डिपेंडेंसी कम की। कमिंग टू 2020 जहां पे इनके टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज 540 करोड़ की हुई, और आप देखोगे तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। इनके जो करंट बोरिंग्स थे वो सिर्फ 1.53% के थे, वेयर एज इनके जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थे वो 57% के हो गए, और इनके जो रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिजर्व्स थे वो बढ़ गए फ्रॉम 18% टू डायरेक्ट 30%। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट 90% का ग्रोथ देख सकते हैं इन द अर्निंग्स एंड रिजर्व्स। इन्होंने अपनी कुछ और इक्विटी डाइल्यूट की which contributed to around 4%, and currently in 2021 अगर आप देखोगे तो इनके जो करंट बोरिंग से इस वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए इनको जो पैसे लग रहे थे वो ऑलमोस्ट जीरो हो गए। जो 2018 में 48 करोड़ उन्हें लग रहे थे वहीं पे अभी वो सिर्फ 0.14 करोड़ ही उन्हें लग रहे हैं। इनके जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थे वो 186 करोड़ के विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 27%, और इनके जो रिटेन अर्निंग्स एंड रिजर्व्स है फ्रॉम 166 करोड़ इट ग्रू टू 203 करोड़, और उनकी इक्विटी थी वो सेम थी टू 21.2। सो इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि कंपनी का जो डिपेंडेंसी था ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो उन्होंने कंप्लीटली कम कर दिया,
और उनके जो रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स थे वो उन्होंने काफी अच्छे से इंक्रीज किए, जिसका यूज वो अपने एसेट्स ग्रो करने में लगा रहे हैं, जिससे उनके सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का सेक्शन है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको मिस आउट कर जाते हैं एंड हेंस उन्हें कुछ ऐसी चीजें नहीं पता चलती जो इंटरनली एक कंपनी को खोखला करती होती है। एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एज ए इन्वेस्टर सभी लोगों को देखना चाहिए। तो अगर हम कुछ एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी के देखें तो पोटेंशियल लॉ सूट्स, कंपनी के ऊपर कुछ केसेस चलते होते हैं, प्रोडक्ट के वारंट्स के ऊपर कुछ केसेस चलते रहते हैं, कंपनी के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें कंटिंजेंट लायबिलिटी ये सेक्शन में मेंशन की होती है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप मिस करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये छोटी चीजें कब बड़ी बन जाए एंड आपका जो वेल्थ है वो कंप्लीटली ड्रेन ऑफ हो जाए। कभी भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज एज अ परसेंट ऑफ नेट वर्थ देखना चाहिए। नेट वर्थ इज नॉट नेट प्रॉफिट। जब आप आपके लायबिलिटीज को पूरे एसेट्स में से निकालते हो, जो रिमेन होता है दैट इज द नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी। जो 2017 में कंपनी का नेट वर्थ था 32 करोड़ और इनके कंटिंजेंट लायबिलिटीज थे 0.88 करोड़। लेकिन अब 2018 और 2019 के इनके कंटिंजेंट लायबिलिटीज देखिए जो अराउंड 35 to 92% थे एज कंपेयर टू द नेटवर्थ। लेकिन अब 2020 और 2021 में देखिए व्हाट अ स्मार्ट प्ले बाय द मैनेजमेंट। जो 2019 में 92% कंट्रीब्यूट कर रहे थे वही बाय 2021 सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्सेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है इफ कंपेयर टू द रिटर्न, वो बिजनेस कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। सो 2018 में जब ये कंपनी का आरओसी 19% था, इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ 3% था। बाय 2019 इनका आरओसी बढ़ गया टू 22% एंड इवेंचुअली इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो भी अराउंड 8% बढ़ गया। बाय 2020 द आरओसी वाज 18%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज 11%। मतलब आप देख रहे हो इन दिस रेंज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज लोअर देन द रिटर्न। लेकिन 2021 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 26% है और इनका रिटर्न सिर्फ 17% है। दिस इज ओनली बिकॉज जैसे कि हमने देखा था इन्होंने कैपेक्स बहुत ज्यादा किया है, अराउंड 375 करोड़, जो इवेंचुअली वो एसेट्स इसमें से बनेंगे वो ऑब्वियसली रिटर्न्स काफी ज्यादा देंगे। एंड हेंस अगेन हम इनके जो आरओसी है वो 22-24 के आसपास हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें, दिस कंपनी इज इनटू इट्स बिल्डिंग स्टेज एंड 2017, 2018, 19, 2020 तक आप देखोगे कि इनके जो फ्री कैश फ्लो थे वो हमेशा नेगेटिव रहे। 2020 में तो ये -111 करोड़ के थे। वहीं पर 2021 में हैव स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम, वहां पर उन्हें 5 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज यहाँ पर पोस्ट किए हैं। दिस ऑल्सो डिफाइंस दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री विच दिस कंपनी बिलोंग्स इज क्वाइट कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे कैपेक्स बहुत ज्यादा लगता है एंड हेंस इनके जो भी फ्री कैश फ्लोज है वो काफी ज्यादा कैपेक्स करने में लग जाते हैं। रिसीवेबल वर्सेस सेल्स, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो बहुत सारे फंड मैनेजर्स काफी इंट्रेंसिकली इसे फॉलो करते हैं। ये पर्टिकुलर रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी के सेल्स तो ग्रो हो रहे हैं बट क्या इनके पास पैसे आ रहे हैं और दे आर जस्ट पंपिंग इन देयर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे आपकी एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपके जो भी वेंडर्स है, आपके जो भी क्लाइंट्स है, उनको आप बहुत सारे शूज दे देते हो जस्ट टू सेल योर प्रोडक्ट्स। आप उनको बोलते हो कि आप शूज ले लो, मुझे पैसे बाद में दे दो। इससे क्या होगा कि आपकी सेल्स तो बहुत ज्यादा दिखेगी लेकिन आपके पास पैसे आए नहीं है, तो जिसका मतलब है कि आपका नेट प्रॉफिट तो दिखेगा लेकिन आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ड्रेन्ड आउट रहेंगे। कई बार बहुत सारे कंपनीज जो है जिनके सेल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और रिसीवेबल डेज बहुत ही बुरे होते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपकी कंपनी में होने वाले फ्रॉड से भी आपको बचा के रखेगी। तो एज ए परसेंट ऑफ अगर सेल्स देखोगे तो 2013 में कंपनी के पास अराउंड 66-67% पैसे इनके आए नहीं थे। 2014 में तो आप देखोगे 100% इनके जो पैसे थे वो मार्केट में फंसे हुए थे। अगर आप 2020 और 2021 में देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 3 to 4%। तो जिसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत ही अच्छे से अपने सेल्स कर भी पा रही है और उनके क्लाइंट से पैसे ले भी पा रही है। तो दिस ओनली हैपेंस when your products are of high quality और उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। अगर आप रिसीवेबल डेज देखोगे, इन्हें डेटर डेज भी कहा जाता है, जो 2013 में 243 थे, मतलब अराउंड 8 to 9 मंथ इन्हें लगते थे उनके वेंडर्स से, उनके जो क्लाइंट्स थे उनसे पैसे लेने में। वहीं पर कमिंग टू 2021 दे आर जस्ट एबल टू कलेक्ट द कैश विद इन अ स्पैन ऑफ 2 weeks। यही नहीं, अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर देखोगे, दैट इज डेटर टर्नओवर, अगर आप देखोगे
तो जो 1.50 था इन 2013 वो बढ़कर अराउंड 28 हो गया है बाय 2021। फ्रेंड्स, मैं आपको रिसीवेबल टर्नओवर के बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सो दिस रेशियो बेसिकली इंडिकेट कि कंपनी कितने इफिशिएंटली अपना जो कैश है वो कलेक्ट कर पा रही है। तो जितना ज्यादा ये रेशियो रहेगा उतने अच्छे और हाई ग्रेड इनके क्लाइंट्स रहेंगे और उतना ही ज्यादा डिमांड इनके प्रोडक्ट्स को होगा। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पैरामीटर्स, दैट इज प्रमोटर्स रेम्यूनरेशन। इसमें दो चीजें हमें देखनी होती है, क्या प्रमोटर्स के कोई भी शेयर्स प्लेज्ड है या प्रमोटर्स अपनी सैलरी कितने ले रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रमोटर्स के कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है। जो प्रमोटर्स की सैलरी है वो एज अ परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट देखनी चाहिए। तो एज पर सेबी रूल प्रमोटर्स को अप्रोक्सीमेट 5 to 6% की सैलरी लेनी चाहिए एज अ परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। समीर सर एंड गणेश सर की जो सैलरी है इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। एंड एक और एक्स्ट्रा चेकलिस्ट अगर मैं आपको बताऊं, सो इट इज रिलेटेड टू द ऑडिटर्स। अगर आप देखो कि कोई भी कंपनी के ऑडिटर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, उनकी सैलरी कंटिन्यूअसली ड्रास्टिकली बढ़ रही है, सो इट इज अगेन अ रेड फ्लैग। बहुत सारे कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है, ऑडिटर्स आर बीन पेड और दे आर बीन चेंज जस्ट टू फज द डेटा। जब हमने इनके ऑडिटर्स और ऑडिटर्स के रेम्यूनरेशन देखे तो काफी ज्यादा डिसेंट और क्लीन दिखे। नाउ कमिंग टू द कंपनी, जो ब्रांड्स है वो ये कंपनी केटर करती है। तो इनमें से एक भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो कोई जानता नहीं, जैसे नायका, हार्पिक, ब्रू, व्हील, कंफर्ट, डेटॉल, ये सारे बिग 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 ब्रांड्स है। तो अब तक तो आपको पता चला दिस कंपनी बिलोंग्स टू एन एफएमसीजी सेक्टर और ये इनके पार्टनर्स है HUL, हिमालय, मैरिको, बाटा, गोदरेज, विप्रो, ITC, इमामी, टाटा। सो अब देखोगे कितने वाइड रेंज ऑफ इनके क्लाइंट्स है, इनके पार्टनर्स है। लेट मी डिस्क्लोज द नेम टू यू। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ये सारे ब्रांड्स को केटर करती है टू बिल्ड देयर प्रोडक्ट्स। उनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्हें हेल्प करती है। एंड फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है जिससे ये बिलोंग करती है वो हाईली मोटेड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इजीली आके ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप करने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। आपको उतनी क्वालिटी देनी पड़ेगी, आपको उतने कमिटमेंट्स पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। हेंस वी फील कि हिंदुस्तान फूड लिमिटेड इज वन ऑफ द हाईली मोटेड बिजनेस। इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफी ज्यादा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव रहता है ये बिजनेस, कंटिन्यूअसली क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, नहीं तो फिर कोई भी जो ब्रांड्स है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। एंड इसमें हाई स्किल लेबर्स लगते हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी काफी ज्यादा होते हैं इसमें। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड हैज ओवरकम ऑल द बैरियर्स ओवर द ईयर्स। Other than just being a contract manufacturer, it also helps its partners in project execution, quality assurance and R&D, licensing, export and import, capital budgeting, product development, packaging and vendor development also. ये particular company trades at around 1900 levels. लेकिन the most interesting fact about this company is इसका market capitalization is still 4000 crores, which is $0.5 billion. अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखोगे इन 2002-2003 इट वाज एट द सेम रेंज, जो $0.5 बिलियन का था वो अभी आप देखोगे इट हैज ऑलमोस्ट रीच $90 बिलियन एंड अभी अराउंड $70-75 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। एशियन पेंट सेम स्टोरी, जो पहले $0.34 बिलियन का जो मार्केट कैप था, जो अभी $40-45 बिलियन हो चुका है। इवन आप HDFC बैंक देखोगे, दीज आर द कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर स्टोरी फ्रेंड्स। HDFC जिसका पहले $4.5 बिलियन इतना मार्केट कैप था, जो अभी मोर देन 135 बिलियन इनका मार्केट कैप है। फ्रेंड्स, दीज आर कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। ऐसी कंपनीज हमें लेनी चाहिए जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो वेल्थ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देगी। एंड वी बिलीव हिंदुस्तान फूड लिमिटेड विल बी वन ऑफ दोज कंपनीज जिसका मार्केट कैप बाय 2030-2035 इट विल बी अराउंड $70-80 बिलियन। फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक हमने आज डिस्कस किया इट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और पर्सनल एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें। वी होप आपको हमारा ये एनालिसिस काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी चीजें सीखनी मिली होंगी। एंड अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड किया है, प्लीज गिव अस अ लाइक। थैंक यू।